एनसीईआरटी कक्षा 10 इतिहास विषय के अध्याय संख्या 2 को देखेंगे, जिसका नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। आज के इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि आखिर इंडो चाइना क्षेत्र क्या है, उसका क्या अर्थ है, राष्ट्रवाद क्या है। हालांकि पिछले वाले चैप्टर में भी मैंने इसके बारे में अध्याय संख्या 1 में भी बात की थी। राष्ट्रवाद क्या है, इस पूरे पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, उसकी पूरी भूमिका देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे इंडो चाइना में विशेषकर हम वियतनाम के बारे में वियतनाम के बारे में जानेंगे कि वियतनाम के अंदर किस तरीके से औपनिवेशिक वर्चस्व की शुरुआत होती है और उसका वो लोग, वहाँ के वियतनाम के लोग कैसे प्रतिरोध करते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं। और यहाँ पर जैसे भारत के अंदर तो अंग्रेजों को, विशेषकर अंग्रेज सफल हुए थे, वैसे ही वियतनाम के अंदर उपनिवेश स्थापित करने में फ्रांसीसी सफल होते हैं। तो आखिर फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आखिर फ्रांसीसी लोग थे, उनको उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। इसके अलावा हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि आखिर क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी था, जैसी धारणा ये विभिन्न यूरोपीय यानी पश्चिमी शक्तियाँ देती थी। जब भी वो कहीं उपनिवेश स्थापित करती थी, ये कहती थी हम उन्हें सुसंस्कृत बनाने के लिए गए हैं, उपनिवेशों का विकास करने के लिए गए हैं, उन्हें रहन सहन सिखाने के लिए गए हैं। तो ऐसी जो बातें इनके अंदर कह रहे थे, उन्हें हम आधुनिक बनाने के लिए गए, क्या वास्तव में ऐसा ज़रूरी था। तो इन सारे पॉइंट की आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने चैनल कबीर क्लासेस 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों तक पहुँचाएं। अब इसको देखते हैं हम डिटेल से। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें, मैं मैप भी आपको दिखाऊँगा, इंडो चाइना क्या है और आखिर इस क्षेत्र को इंडो चाइना क्यों कहा जाता है। पर्टिकुलर इंडो चाइना में 3 देश है। कितने देश हैं? 3 देश है, जिसमें आपका एक तो हो गया वियतनाम और दूसरा आपके हो गया लाओस, जिसको हमने कक्षा 9 वाले पार्ट में देखा था, लव देश भी कहते हैं, कंबोडिया। अब इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, इसको इंडो चाइना क्यों कहते हैं। देखो, जैसे वियतनाम के अंदर और कुछ चीज़ें हम देखेंगे, जैसे अनाम वाला क्षेत्र जो ये वियतनाम के अंदर था, इसके अलावा तोकिंग वाला क्षेत्र था, उस पर लंबे समय तक क्या था, चीन का क्षेत्र था। कैसा था? चीन का आधिपत्य था। जबकि लाओस और कंबोडिया, इन पर तो पूरा, और वियतनाम के भी कुछ क्षेत्रों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। कौन सी संस्कृति का? भारतीय संस्कृति का। जो चंपा वगैरह हमने पढ़ा था, कक्षा 9th के अंदर भी आया था, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें इस वाले क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का, जैसे कंबोडिया जिसको कंबोज कहते थे, यहाँ पर जो कंबोज नामक व्यक्ति था उसने जाकर के क्या की थी, शासन स्थापना की थी। इसके अलावा सूर्यवर्मा द्वितीय जैसे राजा हुए, जिसने यहाँ कंबोडिया के अंदर अंगोर वाट जैसे मंदिर, स्मारकों आदि की स्थापना की। लाओस जिसको हम लव देश के नाम से भी जानते हैं। और तो इस तरीके से यहाँ के शासकों के नाम और काफ़ी सारी जो सांस्कृतिक विशेषता है वो भारत से जुड़ी हुई है। तो इसी कारण इस क्षेत्र को इंडो कहते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे क्षेत्र वियतनाम के अंदर पड़ते हैं, लेकिन वियतनाम के 2 पर्टिकुलर क्षेत्र जैसे हम देखते हैं, अनाम और एक था तोकिंग, उन पर चीन का आधिपत्य था। वहाँ चीन का सांस्कृतिक बाहुल्य था। और हालांकि बाद में जब ये आज़ाद भी हो जाता है, तब भी उसके काफ़ी लंबे समय तक बाद इस क्षेत्र में चीन की संस्कृति का प्रभाव रहता। इसी कारण इससे हम इंडो चाइना क्षेत्र या हिंद चीन के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, इस क्षेत्र को इंडो चाइना के नाम से क्यों जानते हैं। अगला देखो, राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी राष्ट्रवादी उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने सब कुछ अपने देश के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। देश प्रेम के लिए उसने, यानी उसके लिए पहला देश है, उसके बाद उसका परिवार वगैरह मित्र लोग उसके बाद आते हैं। वैसे राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद हम देखते हैं कि एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के अंदर एकता का क्या बनती है, वाहक बनती है, उन सारे लोगों को जोड़ कर रखती है। उनकी कॉमन संस्कृति होती है,
कॉमन उनका विचार होता है, कॉमन सामाजिक जो स्थितियाँ होती है, तो इन सब से तो वैसे ही हम इसमें पर्टिकुलर वियतनाम के बारे में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वियतनाम के अंदर थी और इन बातों ने वियतनाम के लोग मैं अभी आपको मैप के अंदर दिखा रहा हूँ पहले। अब ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे, ध्यान से इस क्षेत्र को देखेंगे, जो कि आपके किससे दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। कौन सा? यहाँ से आप देखिए, ये क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। यहाँ पर ये जो ग्रीन आप देख रहे हो ये लाओस है, इधर ये वाला क्षेत्र है कंबोडिया, ठीक है। और इधर जो लाओस और जो कंबोडिया है उसके चारों तरफ ये वाली जो पट्टी, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये, और इतना यहाँ से पतला हुआ क्षेत्र, ये क्षेत्र है जो वियतनाम है। क्या है? वियतनाम है, जो एशिया महाद्वीप के किधर स्थित है? कौन से? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इधर वाला ये जो साउथ चाइना सी आप देख रहे हो, दक्षिण चीन सागर, जिसको लेकर के चीन का इस आस पड़ोस के क्षेत्रों के साथ बड़ा टकराव चल रहा होता है, तो ये यहाँ पर स्थित है। तो इसी क्षेत्र को इंडो चाइना के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं, जिसकी भूमिका भी मैंने आपको बताया। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हर चीज़ आपको क्लियर करूंगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अलावा भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा ही क्या होगा? महत्वपूर्ण साबित। इधर आप ये देख रहे हो, ये आपका इंडिया है, तो यहाँ से भारत का जो सांस्कृतिक प्रचार था वो इन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी तरीके से इधर वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इतने बड़े क्षेत्र को जो किसने? राष्ट्रवाद ने ही क्या किया था? एक किए हुए रखा हुआ था। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंद चीन उस क्षेत्र को हम कहेंगे, या दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसके कुछ देशों पर चीन का तथा कुछ देशों पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? हिंद चीन या इंडो चाइना के नाम से जानते हैं। इसका ये ऊपर, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये वाला इलाका बहुत बड़ा, ये चाइना है। तो इधर जो ऊपर वाला वियतनाम का भाग था, इस पर किसका था? चाइना का प्रभाव था। तो दोनों भारत और चाइना की जो सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इंडो चाइना के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले मैं वहाँ लौट चलूँगा, उसके बाद हम इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक ये भी मैप है जहाँ पूरी अच्छी तरीके से दिया गया है। इस मैप में भी आप अच्छी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो ये वाला क्षेत्र इन्होंने जो बता रखा है यहाँ से फैला हुआ है, ये वाला क्षेत्र आपके लाओस है, और ये वाला क्षेत्र इन्होंने बता रखा है ये कंबोडिया है, और ये यहाँ से होकर के इतना, ये पूरी यहाँ से पट्टी से होकर के ये पूरा क्षेत्र है, ये नीचे तक आप मैकोंग का मुहाना तक देखते हो, ये आपका क्षेत्र जो है वियतनाम के नाम से हम जिसको जानते हैं, ये देश है। तो इन तीन देशों को ही हम क्या कहते हैं? इंडो चाइना के नाम से या हिंद चीन के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें, जिन बातों को मैं आपको पढ़ाता चलूँगा साथ में, और उसको हम समझते भी चलेंगे। अब वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 यानी भारत से पहले आज़ादी मिल गई। भारत को कब आज़ादी मिली थी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन वियतनाम के अंदर गणराज्य की स्थापना के लिए वहाँ के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वहाँ पर क्या था? गणराज्य नहीं बना था, वह राजतंत्र की स्थापना हुई थी, और उन राजतंत्रों ने भी क्या किया था? चीन की जो संस्कृति वगैरह उसको ज़्यादा स्वीकार किया था, उसके ज़्यादा प्रभाव के अंदर थे। इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में आपको प्रायद्वीप के एक महत्वपूर्ण, प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से क्या होता है? पानी से, जैसे दक्षिण भारत को भी हम प्रायद्वीप कहते हैं। महत्वपूर्ण देश वियतनाम के बारे में आपको जानने का इसमें क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय इस प्रकार नहीं हुआ था जिस प्रकार यूरोप हुआ था। तो पहले अध्याय में हमने देखा था यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय, तो उससे भिन्न था, क्योंकि यहाँ पर जो शासन करने वाली ताकतें थी वो यूरोपीय ताकतें थी। इनको उपनिवेश बनाया गया, इनको दबाया गया, तो जिनकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारत वाले पार्ट में भी हम देखेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप ही क्या हुआ था? जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर भी है। वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों से विकसित हुआ। कैसे? अब देखो, औपनिवेश क्या है?
जब क्या करता है कुछ शक्तिशाली राष्ट्र अपने सैनिक या ताकत के बल पर दूसरे राष्ट्र के सारे संसाधनों का अपने हित में क्या करता है प्रयोग करता है, यानी मात्र देश के हित में क्या करता है प्रयोग करता है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके श्रम बल को, उसके सारे संसाधनों को क्या करता है अपने हित में जब प्रयोग करता है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, जो अधिकार करने वाली शक्ति को औपनिवेशिक शक्ति कहेंगे, और जबकि जिस देश पर अधिकार किया उसको उस देश का हम क्या कहते हैं उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत पर ऐसे इंग्लैंड ने कर दिया था आधिपत्य, तो भारत इंग्लैंड का उपनिवेश कहलाता था। वैसे यहाँ वियतनाम पर फ्रांस ने किया तो वियतनाम फ्रांस का क्या कहलाता था, उपनिवेश कहलाता था। तो इसी कारण और भारत के अंदर भी हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना हम देखते हैं तो प्राचीन काल मध्य काल में काफ़ी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में ज़्यादा होती। लेकिन फिर भी भारत में थोड़ा अलग भी है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भारत में कुछ राष्ट्रवाद के जो तत्व थे उसकी जड़ें हम देखते हैं काफ़ी गहरी है। लेकिन वियतनाम में ऐसा कुछ नहीं था। वियतनाम में ये सारी औपनिवेशिक जो विस्तार हैं वो विस्तार किसके कारण हुआ था, अपने जो वियतनाम के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसका विकास औपनिवेशिक विस्तार के बाद में हुआ था। वियतनाम के विभिन्न समुदायों को मिलाकर आधुनिक वियतनाम राष्ट्र की स्थापना में आंशिक रूप से क्या था, उपनिवेशवाद का योगदान। यानी पहले वियतनाम कोई राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं था। जैसे भारत भी हम देखते हैं, है ना, अलग अलग रजवाड़े थे, है ना, तो जो अपने आप में क्या थे, संप्रभु थे। तो वैसे ही जो यहाँ पर भी क्या था, अलग अलग समुदाय थे और उन समुदायों में अलग अलग शासन व्यवस्था थी और एक राष्ट्र नहीं था। लेकिन उपनिवेशवाद ने इनको क्या किया था, एक करने का काम किया था। किस रूप में, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से उपनिवेशवाद का योगदान था, जो आधुनिक जो वियतनामी राष्ट्र है उतने राष्ट्र को जोड़ने में। दूसरी तरफ ये सच है कि इस राष्ट्र का स्वरूप औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ चले संघर्षों से ही तय हुआ था। अब देखो मैं पर्टिकुलर थोड़ा आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि आखिर यहाँ पर औपनिवेशिक जो प्रचार है वो कैसे हुआ था। आप जैसा जानते हो कि भारत के अंदर जैसे बहुत सारी शक्तियाँ आई थी, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारी शक्तियाँ आई। सबसे पहले जैसे पुर्तगाली वास्को डिगामा आया, और वास्को डिगामा कहाँ पर पहुँचा, कालीकट वाले क्षेत्र पर अपने भारत तक पहुँच गया। इस क्षेत्र से उसने खोज की और कब 1498 में आया। वैसे पुर्तगाली फिर भारत से आगे बढ़े, कब बढ़े, 1510 ईस्वी में। जो यहाँ से पुर्तगाली लोग कौन से क्षेत्र में, इस मध्य एशिया के जो दक्षिण पूर्व एशिया इसके मलक्का क्षेत्र तक पहुँच गए, मलक्का क्षेत्र की खोज की। और यहाँ पर इस जो इंडो चाइना वाले क्षेत्र हैं, आगे हम बंदरगाह भी देखेंगे जो पुर्तगाली स्थापित करेंगे, अभी आगे आएगा सारी चीज़ें, तो उनकी स्थापना करें। इसके बाद इस क्षेत्र में स्पेन वाले, डच, हॉलैंड और फ्रांसीसी आए। लेकिन फाइनल रूप से इसमें सफलता किसको मिली थी, फ्रांसीसियों को मिली थी। यानी फाइनल रूप से इस पूरे क्षेत्र में फ्रांसीसी लोगों ने आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया और उसमें ये काफ़ी सफल भी हुए थे। लेकिन भारत और इसका हम कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सारी असमानता है और कुछ चीज़ें समान भी है लेकिन असमान चीज़ें खूब सारी है। यदि आप इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को भारत के अनुभवों से मिलाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों समाजों में औपनिवेशिक साम्राज्यों का आचरण और तौर तरीके अलग थे, क्योंकि दोनों जगह शक्तियाँ अलग थी। भारत में इंग्लैंड थी और यहाँ फ्रांसीसी थी, तो दोनों शक्तियों के अंदर भी काफ़ी, दोनों की विचारधारा आदि के अंदर काफ़ी अंतर होता है। तो अंग्रेज़ों ने भारत को ज़्यादा लूट खसोट दबाने का ज़्यादा काम किया था, जबकि उतना यहाँ काम नहीं किया था, बल्कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था और बाहर से सारा माल ले जा कर के इंग्लैंड के अंदर भरने लग गए थे। उन्होंने भारत का कुछ भी विकास करने का काम नहीं किया था, बल्कि भारत का अनऔद्योगिकरण कर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारतीय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको नष्ट कर दिया, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को लूट लिया। लेकिन वियतनाम के अंदर थोड़ा हटकर क्या था, वियतनाम भारत जैसा कोई औद्योगिक राष्ट्र तो उतना नहीं था, नहीं वहाँ कोई ऐसी औद्योगिक इतनी गतिविधियाँ होती थी। वो चावल उत्पादक राष्ट्र था लेकिन चावल कम होते थे। तो फ्रांसीसियों ने यहाँ क्या किया, चावल का उत्पादन बढ़ाया। आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ इसके बारे में डिस्कस करके ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी उस चीज़ का प्रयोग भी फ्रांसीसियों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। उससे जो लाभ था वो यहाँ वियतनाम के लोगों को नहीं मिला, कुछ वर्गों को, जो वियतनाम के धनी लोग थे उनको ज़रूर इसका फ़ायदा मिला। जैसे भारत में भी हम देखते हैं, दोनों जगह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन भी अलग अलग तरीके से आगे बढ़ा। अलग अलग कैसे,
भारत के अंदर हम देखते हैं कि अधिकतर जो उपनिवेशवाद का विरोधी आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक तरीके से बढ़ा या फिर राजनीतिक शक्तियों द्वारा बढ़ा, और उसके द्वारा ही अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ा गया। लेकिन वियतनाम में सशस्त्र संघर्ष हुआ। यहाँ पर वियतनाम के लोगों ने उपनिवेशिक शक्तियों को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से देश से बाहर खदेड़ दिया। और कुछ स्थितियां भी ऐसी हुई जैसे भारत की आज़ादी से पहले आज़ाद हो गया था। भारत कब होता है आज़ाद? 1947 में होता है, और ये 1945 में यानी 2 साल पहले आज़ाद हो गया। आपको डेट बतानी भारत की कि कौन सी पूरी डेट और महीने का आज़ाद हुआ था। तो ये पहले आज़ाद हो गया था, और भारत कब हुआ था? 1947 में जाकर। तो यहाँ पर कैसी थी? वियतनाम के अंदर सशस्त्र संघर्ष लड़ा गया और जबरन लोग क्या किया, फ्रांसीसी को यहाँ से भगा दिया गया। और दूसरी बात क्या थी, जो इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1944 के अंदर 1944 में क्या होता है, जर्मनी फ्रांस पर कब्जा कर लेता और जर्मन समर्थक सरकार फ्रांस में बन जाती है। फ्रांस की स्थिति वहाँ से कमज़ोर हो जाती है इधर। तो बाद में इस वाले क्षेत्र पर किसका होता है? जापान का जो वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और जब जापान का वर्चस्व स्थापित होता है तो हम देखते हैं कि बाद में अगस्त के अंदर जापान के भी 2 शहरों पर 1945 में बम गिराए जाते हैं। उसके बाद जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में वियतनाम के लोगों ने सशस्त्र संघर्ष जो जारी रखे हुए थे उसके द्वारा क्या कर दिया था, यहाँ से जो औपनिवेशिक शक्तियाँ उनको भगा दिया था। और इतने क्षेत्र में फ्रांस भी इस समय कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थिति भी काफ़ी विकट हो चुकी थी। तो ये सारी कुछ अलग बातें, कुछ भिन्नता यानी अलग बातें, कुछ समानता यानी कॉमन चीज़ें, जिनको देखते हुए आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि दुनिया के विभिन्न भागों में राष्ट्रवाद कैसे कैसे विकसित हुआ। इसलिए इसके 3 पार्ट इसी से, पहला हमने यूरोप वाला देखा, अभी दूसरा हम देखेंगे इंडो चाइना वाला, और तीसरा अपना भारत से संबंधित है। और उसने समकालीन विश्व की रंगत और सूरत तय करने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। किसने? इस राष्ट्रवाद। चलो ये मैप तो हमने देख लिया था। अब हमारे अगले बिंदु की तरफ पढ़ेंगे, और जो वो बिंदु है चीन के चाय में आज़ादी, चीन के यानी चाइना के। तो यहाँ लिखा कि इंडो चाइना बड़ा 3 देशों से मिलकर, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडो चाइना कितने देशों से, और 3 देश कौन से? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये मैंने शुरुआत में भी आपको मैप में भी बता दिया था। इस पूरे इलाके के शुरुआती इतिहास को देखने पर पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज थे। हमने देखा ना, सामुदायिक थे। तो यहाँ पर बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। बाद के समय में, हालांकि पहले यहाँ भारत का थोड़ा ज़्यादा प्रवेश, बाद में चीन का जो शक्तिशाली साम्राज्य था उसने क्या कर दिया था, इस इंडो चाइना वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और विशेषकर जिससे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है, जब वहाँ एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई। अभी हमने ऊपर देखा, आप कमेंट में बताइए कब कर ली गई थी। तो भी वहाँ के शासकों न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी बनाए रखा, यानी उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की। भले यहाँ स्वतंत्र देश हो गया, लेकिन चीनी शासन व्यवस्था, उसका तंत्र यहाँ भी कार्य करता रहा और चीनी संस्कृति को ये लोग अपनाए रहे। यानी इस राजतंत्रों ने या स्वतंत्र देश बनने के यहाँ के शासकों ने उसका कोई विरोध नहीं किया। तो इस तरीके से यहाँ चीन का प्रभाव ज़्यादा था। वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा था जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता है। ये चीन से जाता था, जहाँ से रेशम का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था? रेशम का व्यापार होता था। चीन से जिस भी रास्तों से रेशम को, जिसको सिल्क कहते हैं, व्यापार होता था, उसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता। वो आगे हम देखेंगे। वो भी यहाँ से इस वियतनाम के रास्ते से, इस दक्षिण चीन सागर से होकर, जो ऊपर मैप में भी हमने देखा था, गुजरता था। तो उससे वियतनाम भी जुड़ा हुआ था। इस रास्ते में वस्तुएं, लोगों और विचारों की क्योंकि खूब सारी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लोग भी आते थे, तो एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान होता था, जिससे जो वियतनाम के लोग थे वो भी दुनिया के ने जो विशेषकर चाइना के जो विचार है, उन विचारों से यहाँ के लोग प्रभावित रहते थे। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था जहाँ गैर वियतनामी समुदाय, कैसे समुदाय? गैर वियतनामी, जो वियतनाम के नहीं थे, जैसे खमेर या कंबोडिया के समुदाय रहते, तो उनसे भी जुड़ा था। किसके माध्यम से? व्यापार के कारण। वैसा ही एक व्यापार के कारण, ये आप देखिए एक बंदरगाह का चित्र है, जो कौन सा आप ये ऊपर देख लिया होगा क्लियर रूप से। ये जो बंदर है, चित्र संख्या 2,
फाइपो बंदरगाह, ये वियतनाम का बंदरगाह है। इस बंदरगाह की स्थापना पुर्तगाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये जो कंपटीशन एग्जाम के लिए और जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर का क्वेश्चन बनता है कि फाइपो बंदर की स्थापना किसने, तो पुर्तगाली व्यापारियों ने। ये आप देख सकते हैं, ये सारे व्यापारी यहाँ पर आए हुए। ये उन बंदरगाहों में से था जिनका यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों 19वीं सदी से भी काफ़ी पहले इस्तेमाल करने लगी थी। मैंने कहा था 1510 में यानी 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलक्का वगैरह क्षेत्र, बाद में धीरे धीरे जब पुर्तगाली आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने ये बंदरगाह की स्थापना की थी और यहाँ से मसालों आदि का वो क्या करने लगे थे, व्यापार करने लगे थे। अब जो इसका सब पॉइंट देखेंगे, पहला जो हम पॉइंट अभी देखा था चीन के साइंस से आ जाते, उसका सब पॉइंट यानी पॉइंट 1.1 कि औपनिवेशिक जो वर्चस्व है और उसका प्रतिरोध कैसे, यानी औपनिवेश जो फ्रांसीसी लोग क्या करते हैं, यहाँ उपनिवेश की स्थापना किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से वियतनाम को फ्रांसीसी लोग अपने कब्जे में लेते हैं, अपने शिकंजे में उसको स्थापित कर देते हैं और उसका वियतनाम के लोग किस तरीके से प्रतिरोध यानी विरोध करते हैं, उनका संघर्ष कैसे चलता, उस बात को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे और हर चीज़ को पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको समझाने का भी प्रयास करूँगा। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद पहला तो ये चीज़ है कि वियतनाम किसका उपनिवेश था, तो आपको बताना फ्रांसीसियों का। तो बाद वियतनामियों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। पहले अलग अलग समाजों के अंदर बैठे थे, अपना काम था, वही अपना सामाजिक काम किया करते थे और अपनी रोजी रोटी से संबंधित थे, बाकी दुनिया से बेखबर थे और नहीं उतनी ऐसे कोई राज्य स्थापना, न कोई आकर हमारे ऊपर हमला कर देगा, न कोई एक राष्ट्र की स्थापना करें, ऐसा कुछ विचार उनके अंदर नहीं था। लेकिन जैसे ही फ्रांसीसियों ने इनके ऊपर आधिपत्य किया उससे बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया वो देखते हैं हम। जीवन के हर मोर्चे पर जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव, जैसे आप बड़े बुजुर्गों भारत के अंदर भी पूछते हो तो कैसे औपनिवेशिक साम्राज्य के बाद भारत के लोगों का जीवन वगैरह बदल गया था, है ना, वो अगले पार्ट के अंदर भी हम अच्छी तरीके से, तो वैसे ही हर चीज़ हर जीवन का वो हिस्सा जो औपनिवेशिक शासकों के हस्तक्षेप के कारण या उनकी जो शोषणकारी नीतियाँ उनके कारण क्या होने लगा, इनकी दुर्दशा होने लगी। फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज़्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में ही दिखाई देता, बाकी सामाजिक क्षेत्र में उतना ज़्यादा नहीं था। यानी सैनिक आधिपत्य था, ताकत के बल पर उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया और बाद में आर्थिक यानी इनकी जो अर्थव्यवस्था विशेषकर चावल वगैरह जो उत्पादन उनको अधिकतर यूरोप के देशों में क्या करते थे, ये निर्यात कर देते थे और उससे जो मुनाफा होता था उस मुनाफे को फ्रांसीसी लोग रख देते थे। लेकिन वियतनामी संस्कृति को तहस नहस मतलब नष्ट करने के लिए, संस्कृति क्या, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, जो जीवन जीने का ढंग या पद्धति होती है वो संस्कृति है, जिसमें खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, ये सारी चीज़ें इस संस्कृति के अंदर हमारे क्या होती है, शामिल होती है। तो उसको नष्ट करने के लिए भी सुनिए, जैसे कैसे भारत के अंदर भी अंग्रेजों ने क्या किया था, वैसे ही भारत के अंदर जो संस्कृति को बदलने का प्रयास किया, क्योंकि हर औपनिवेशिक शक्ति है उसका ये थिंकिंग थी कि हमें क्या करना, उपनिवेशों पर लंबे समय तक अगर आधिपत्य रखता हूँ, उसके अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त करना है, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते थे उनका वैचारिक परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे अंग्रेजों ने भी भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की जो मैकाले ने लागू की थी, जिसके अंदर भारतीय, उन्होंने अंग्रेज क्या चाहते थे, रंग ढंग से भारतीय लेकिन विचारों से अंग्रेजों। वैसे यहाँ फ्रांसीसियों ने किया था, फ्रांसीसियों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और विशेषकर शिक्षा के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम डिटेल बाई डिटेल आगे देखते चलेंगे। तो फ्रांसीसी और उसके वर्चस्व का यानी उनका दबदबा का एहसास कराने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके ने जमकर संघर्ष, ऐसा भारत में नहीं था। महत्वपूर्ण बात, हमारे लोगों ने तो बड़ा गर्व मानते थे अंग्रेजी चीज़ों को, उनके पहनावे को अपनाने में बड़ा गर्व लोग महसूस करते, लेकिन यहाँ उस हर चीज़ से ये घृणा करते थे। यहीं से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े, यानी जो यहाँ राष्ट्रवाद का जो विकास था, उस विकास का मुख्य कारण क्या था, ये औपनिवेशिक जो प्रतिरोध था, इसी कारण था। हम यहाँ एक फ़ोटो देखेंगे, इस फोटो के अंदर थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ आप ताकि देख पाओ पूरा। ये फ़ोटो है ना, यहाँ साइड में आप देख सकते हो कि नगुयेन राजवंश जो यहाँ पर स्थापित था के खिलाफ चढ़ाई का नेतृत्व करने वाले फ्रांसीसी अफसर, यानी जो इसका कमांडिंग ऑफिसर था जिसका नाम था फ्रांसिस गार्नियर के दरबारी सिपाहियों द्वारा हत्या का एक दृश्य उसका फ़ोटो बनाया था। तो उस फोटो को इसको उन्होंने बनाया किस तरीके से हत्या है, ये जो लेटा यही है फ्रांसिस गार्नियर और ये जो इधर है ये है
जो नग्युयन जो राजवंश है उसके सिपाही है, तो उसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मार रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर तलवार और इधर हाथ के अंदर क्या ली गई है, पिस्तौल वगैरह लेकर के इसको दिखाया गया है। और गार्नी कौन था, गार्नी उस फ्रांसीसी दल का सदस्य था जिसने क्या की थी, मेकोंग नदी, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये खोज की थी। नेक्स्ट फोटो इसी का ही है। मेकोंग जो नदी है उसकी खोज की थी, और 1873 में फ्रांसीसियों ने गार्नी को उत्तर में स्थित टोंकिन जो प्रांत में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने का क्या सौंपा था जिम्मा, और टोंकी की राजधानी क्या थी, हनोई थी। उस पर हमला किया, लेकिन युद्ध में वो खुद मारा गया। तो जो मारा गया था, किस तरीके से मारा गया था, इसी का यहाँ पर क्या किया गया है, जिक्र इस फोटो के अंदर किया गया। और ये आप जो देखोगे यही है आपकी मेकोंग नदी, है ना। अब ऐसा क्यों था, इसका भी थोड़ा हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। अब देखो क्या था, फ्रांसीसी अन्वेषण बल द्वारा, अन्वेषण मतलब जो खोज कार्य कर रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने मेकोंग नदी का उत्कीर्ण चित्र यानी उनके द्वारा बताए गए चित्र, इस अन्वेषण दल में गार्नियर भी क्या था, शामिल था, ये फ्रांसिस गार्नियर था। अब देखो यहाँ क्या, दुनिया भर के उपनिवेशकारों ने नदियों की खोजबीन की, उसके नक्शे बनाए। ये क्यों बनाए, ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। औपनिवेशिक शासक इस बात को जानने का प्रयास करते थे, किस बात को, कि दुनिया भर के, क्या दुनिया भर के जो अपने, किस बात को जानने का, कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ से होकर जाके उसका उद्गम स्थल क्या, यानी कहाँ से उद्गम स्थल मतलब नदी कहाँ से निकलती है, वो कैसे कैसे भूभागों से जलती है, उन भूभागों की विशेषता क्या है, वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से कैसे समृद्ध है, इसकी जानकारी के आधार पर उनका किसके लिए वो व्यापार और परिवहन के लिए इस्तेमाल करते थे। उन क्षेत्रों से क्या किन खनिज संसाधन या और भी संसाधनों की हमें प्राप्ति हो सकती, कैसे उनका परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता, ताकि व्यापार को क्या मिले, गति मिले। इन खोजी जो अभियानों के द्वारा असंख्य नक्शे और तस्वीरें जो इन उपनिवेशकारों द्वारा बनाई, तो उसमें से ये एक फोटो जो मेकोंग नदी का है वो बनाया गया। अब इस कोटेशन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कि जैसा कि हमने देखा कि फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप अलग से लिख दीजिए, बड़ा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि 1858 में, यानी भारत के अंदर जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद अंग्रेज भारत में बहुत पहले आते हैं। यहाँ पर जो फ्रांसीसी जो आधिपत्य की शुरुआत वो कब होती है, 1858 में। और 80 के दशक मतलब 1880 के दशक के मध्य तक आते हैं, उन्होंने देश के उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा कर लिया। जैसा हमने ऊपर मानचित्र के अंदर देखा था, वियतनाम दो क्षेत्र में, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तरी वाला क्षेत्र था जो भी हमने ऊपर देखा था, ये हनोई वाला क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र पर उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लिया। किसने, फ्रांसीसी। इसमें फ्रांसीसियों ने चीन को पराजित कर दिया, क्योंकि इस टोकिन और अनाम पर किसका कब्जा था, चीन का ही कब्जा था। तो इन पर अपना क्या कर लिया, आधिपत्य कर लिया। 1887 के अंदर फ्रेंच इंडो चाइना का क्या किया गया था, गठन किया गया था। यानी इस पूरे इलाके को जो अपना उपनिवेश बनाया गया था, उस उपनिवेश का नाम इन्होंने फ्रेंच इंडो चाइना दिया था, जो कब दिया गया, 1887 में। बाद के दशकों में एक और फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर कब्जा जमाते गए, तो दूसरी तरफ वियतनामियों को ये बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसी का तो वो क्या क्या गंवा चुके हैं। यानी औपनिवेशिक जो प्रभाव थे, उस प्रभाव से अब वो वियतनामी लोग परिचित होने लगे, उनके क्या क्या नुकसानों से, उनकी हानियों से परिचित होने लगे। इसी सोच विचार और जदोजहद से वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध विकसित हुआ, यानी जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और इसी राष्ट्रवाद से उन्होंने क्या किया था, औपनिवेशिक तख्ती यानी फ्रांस का क्या किया था, विरोध किया था। अब फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का विचार कैसे था, इसी का एक कोटेशन दिया गया, जो मशहूर नेत्रहीन यानी अंधे व्यक्ति थे, शायर नग्युयेन दिनचियू ने अपने देश की दुर्दशा यानी जो खराब हालत थी देश की, उसका शोक व्यक्त किया, उस पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा। क्या लिखा है इस शायर ने, मैं चिर अंधकार में जीने को तैयार हूँ। भले कितना ही अंधकार वाला युग हो, जैसे ये लोग कहते थे ना यूरोपीय लोग, हम उनको सभ्य बनाने के लिए गए, उनको अंधकार के युग से बाहर निकालने के लिए गए। तो ये कवि कहता है कि मैं चिर अंधकार, चिर मतलब लंबा, भले कितने समय, उस अंधकार के युग में जीने को तैयार। गद्दारों को, गद्दार किसको कहते हैं, धोखेबाज विश्वासघाती लोगों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि किसी भी देश में औपनिवेशिक आधिपत्य गद्दारों की मदद के बिना नहीं होता। भारत में भी आप देख सकते हो, अंग्रेजी आधिपत्य की शुरुआत गद्दारों के कारण ही होती है। तो वैसे ही यहाँ पर था, तो उन्होंने कहा था कि गद्दारों के मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं, मुझे कोई आदम जात न दिखे
है ना। आदम यानी मनुष्य की जात ने दिखे, कोई बात नहीं, किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं, कोई इंसान को पीड़ा नहीं होना चाहिए, उसको दुख नहीं होना चाहिए। मैं कुछ न देखूं, क्योंकि वो अंधे थे इसलिए कहा, तो मैं कुछ नहीं देखूं इसकी कोई बात नहीं। वतन देश को कहते हैं, वतन को छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकता, यानी वतन को नष्ट होते मैं नहीं देख सकता। बहुत अच्छा इस शायर ने अपनी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अपने इस वक्तव्य में की है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो चीन के साइंस से आज़ादी वाले का इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी? आखिर फ्रांसीसियों को क्यों आवश्यकता थी? जरूरत का मतलब आवश्यकता क्यों थी, किस कारण उन्होंने उपनिवेशों की जरूरत की? हालांकि पाठ की शुरुआत में भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका, लेकिन यहाँ भी करेंगे। एक ज़माने में देखो क्या था, अब फ्रांस के अंदर जैसे विभिन्न प्रकार की, पहले पार्ट में देखा था राष्ट्रवाद वगैरह हुआ, इस क्षेत्र में क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। तो अब देखो औद्योगिकरण हुआ तो राष्ट्रों के अंदर जो व्यापारिक आधिपत्य के लिए होड़ मचने लगी, अधिकतर ताकतवर बनने के लिए, धातु मुद्रा प्राप्त करने के लिए, और अधिकतर जो संसाधन है उन संसाधनों को हासिल करने की होड़ यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर लगी थी। तो वैसे ही जरूरत इनको महसूस, इसके लिए इन्होंने क्या देखा, प्रारंभ में तो इन्होंने देखा कि व्यापारिक रास्तों पर कब्जा किया जाए, जिसमें देखो प्रारंभ में पुर्तगाल स्पेन ने प्रयास किए, और लंबी लंबी जैसे कोलंबस वास्को डिगामा समुद्री मार्गों की खोज की और इसके माध्यम से व्यापार करने लगे। लेकिन जब इंग्लैंड, फिर फ्रांस, जर्मनी आदि में जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो अब क्या था, उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए और तैयार माल को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, उसके लिए बाजार चाहिए। तो इस सारी बातों को लेकर के भी उपनिवेशों की आवश्यकता थी। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है उसको, एक जमाने में प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं हासिल करने यानी प्राप्त करने और जरूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना क्या होता था, जरूरी माना जाता था। यानी अधिकतर धातु मुद्रा या जो यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति के कारण जिन संसाधनों की प्राप्ति की जरूरत थी, वो जैसे अफ्रीका है, एशिया जैसे राष्ट्रों पर भरपूर थे, तो इसी कारण इन लोगों ने ताकत के बल पर अधिकतर इन क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास किया था। इसके अलावा दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ फ्रांसीसियों को भी लगता था। सारे ये पश्चिमी राष्ट्र क्यों था, देखो हम पृथ्वी का जो ग्लोब देखते हैं तो अब दो भाग है, इधर वाला भाग जो ईस्ट है और इधर वाला वेस्ट, यानी इधर हम देखते हैं पूर्व, इधर वाला पश्चिम। तो ग्लोब के अंदर जो पश्चिमी ग्लोब के अंदर पड़ते हैं ये यूरोपीय राष्ट्र। तो इसी कारण जैसे मैंने पहले मैप में भी आपको दिखाया, फिर से आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो ये जो मैप आप देखते हो, ये जैसे हम डिवाइडेशन अगर कर लें ऐसे, तो ये वाला भाग किधर हो जाएगा, पूर्व की तरफ, और इधर वाला जो यूरोपीय राष्ट्र वाला भाग किधर हो जाएगा, पश्चिम। तो ये जो यूरोपीय राष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, ये किधर पड़ता था, पश्चिम। तो इधर से जो भी शक्तियाँ निकल कर के आई, उन शक्तियों को पश्चिमी शक्तियों के नाम से जाना गया। तो इधर वाले इनको पूर्व तो ईस्ट, इसी आधार पर ये अपने कंपनियों के भी नाम रखते थे। तो क्या था, बाकी जैसे यूरोपीय राष्ट्र अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, उनके जैसे फ्रांसिस को लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता की रोशनी, ये सिर्फ कहने की बात थी। वास्तव में जो क्या थी, ये चीज़ लिखी हुई थी, प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और ज़रूरी साजो सामान जुटाने के लिए, अपना वहाँ बाजार स्थापित करने के लिए, अपने उद्योगों का माल खपाने के लिए, और वहाँ से जो प्राकृतिक संसाधन उनको हड़पने के लिए इन्होंने क्या किया था, उपनिवेशों को स्थापना की थी। जबकि कहते क्या थे कि हम सभ्यता की रोशनी बढ़ाने गए, उन लोगों को विकसित करने के लिए गए, हम विकसित हो गए तो हमारा ये दायित्व है, यानी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें, बाकी राष्ट्रों को भी विकसित करें, वहाँ तक भी सभ्यता की रोशनी पहुँचाए। लेकिन ये एक ढकोसला था, है ना, जिसके द्वारा ये अपना औपनिवेशिक जो साम्राज्य स्थापना का क्या करते थे, औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करते थे। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा, ये मेकोंग नदी उसका डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहाँ नहर बनी। उन्होंने आया तो यहाँ देखा कि यहाँ फ्रांस में क्या था, जो विशेषकर चावल की जो खेती होती थी वो कम मात्रा में होती थी। तो यहाँ पर क्या होता, चावल और रबड़ की खेती होती तो वो कम होती, तो इन्होंने इस डेल्टा में खेती बढ़ाने का प्रयास किया ताकि क्या हो, वो लोग अधिक से अधिक व्यापार कर सकें और उसके माध्यम से क्या हो सके, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन उसका दोहन भी कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया, नहरें बनाई, जल निकासी का प्रबंधन शुरू किया। मतलब अंदरूनी कई इलाके थे जहाँ पानी पड़ा रहता था, इसलिए उस भूमि के ऊपर खेती नहीं की जाती थी, तो ऐसे से पानी निकालने की भी इन्होंने क्या की थी, व्यवस्था की थी।
सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई, यानी बड़ी बड़ी नहरें वगैरह का निर्माण, अनेक जल धाराएँ बनाई गई, बहुत सारी नई नहरें बनाई गई, भूमिगत जल धाराएँ भी बनाई गई जो ज़मीन के अंदर चलती, ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई। अब देखो ये व्यवस्था क्या थी। अब कोई भी औपनिवेशिक शक्ति होगी वो खुद मेहनत नहीं करें। भारत के अंदर हम देखते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, भारत के अंदर भी रेलवे वगैरह या सड़कें वगैरह बनाई गई तो जो ज़बरदस्ती लोगों को उस पर काम पर लगाया गया था। तो यहाँ पर भी ज़बरदस्ती लोगों को काम पर लगा करके ये बड़ी बड़ी नहरें, भूमिगत जल धाराएँ बनाई गई और इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि खेती के लिए उपयुक्त भूमि की क्या हो गई, व्यवस्था हो गई और इससे उत्पादन बढ़ा। वियतनाम दूसरे देशों को चावल निर्यात कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे वियतनाम के लोगों को फ़ायदा हुआ, नहीं, औपनिवेशिक शक्ति यानी फ्रांस को इससे फ़ायदा हुआ था। 1873 में चावल की खेती 2,74,000 हेक्टेयर इलाकों में होती। 27 साल बाद यानी 1900 में ये क्षेत्रफल 11 लाख हेक्टर 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टर हो गया। लेकिन इससे तो हम देखते हैं कि यहाँ फ्रांसीसी लोग यार बहुत अच्छे थे, ऐसे आए और यहाँ पर खेती का अच्छा विकास किया। लेकिन उपनिवेशवाद का ये बाहरी पहलू है, अंदरूनी पहलू बहुत अलग है, लेकिन बाहर से बहुत अलग है। बाहर जितनी कोई उन्होंने फ्रांसीसी लोगों ने यहाँ पर, जैसे इंग्लैंड ने भारत में लूट पाट का जो नंगा तांडव नचाया था, वैसा यहाँ नहीं था। हालांकि जब ये छोड़ के गए थे उसके बाद ये खेती की विकसित व्यवस्था फ्रांसीसी लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई थी और इनकी अर्थव्यवस्था को भी अच्छी तरीके से गति दी थी। अब तक वियतनाम का 2/3 चावल, 2/3 का मतलब 2/3, यानी जो 75% हम मान सकते हैं कि आसपास का जो विश्व की हिस्सेदारी, उसमें उतना क्षेत्र चावल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर का जो बाजार, उसमें बेचने के लिए जाने लगे। 1931 तक वियतनाम दुनिया का चावल का तीसरा बड़ा निर्यातक बन चुका था। तो इससे हम समझते हैं कि फ्रांसीसी लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, खेती के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया था और इस खेती के काम को विकास करने के लिए यहाँ स्थानीय लोगों के श्रम का ज़बरदस्ती इन्होंने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। इसी दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, वहाँ से मंगवाना और फौजी टुकड़ियों की आवागमन। तो देखो वस्तुओं के लिए क्या होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए या रेलवे वगैरह का विकास होना चाहिए, या जो नदियाँ वगैरह होती तो उसमें परिवहन के साधन होने चाहिए। इसके अलावा फौजी यानी जो सैनिक टुकड़ियाँ हैं वो भी जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जब सशस्त्र विद्रोह करते थे उनके ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फौजी टुकड़ियों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक भेजना पड़ेगा ताकि होने वाले विद्रोह को शांत। तो इसके लिए भी क्या होना था, यहाँ पर क्या था, सड़कें जैसी परिवहन के साधनों का विकास होना चाहिए। पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया। अब पहले तो संरचनागत क्या यहाँ साइड में आया उसको देखते हैं, फिर इसको मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखो संरचनागत का मतलब है ऐसी विशाल परियोजना जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। किसका होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश का, उनका ढांचा तैयार होता है। जैसे बड़ी सड़क परियोजनाएं हम देखते हैं भारत के अंदर भी वर्तमान में, जैसे भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, स्वर्णिम जो गलियारा बन रहा है, या उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम गलियारा बन रहा है, ये सारी क्या है, तो ऐसी बड़ी बड़ी यहाँ सड़क की परियोजनाएं, रेल नेटवर्क स्थापित किए गए, बड़े बड़े बिजली घर स्थापित किए गए, ताकि यहाँ की क्या है वो अपने व्यापार को गति बढ़ा सके और अपनी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सके और इस राशिगत वस्तुओं को विश्व बाजार तक पहुंचाना है, अपने देश में बनी वस्तुओं को यहाँ तक बेचना है, इस पूरे क्षेत्र में होने वाले विद्रोह आदि पर या प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए अपनी फौजी टुकड़ियों को इधर उधर भेजना है। तो इस सब के लिए इन संरचनागत परियोजनाएं बनाई गई थी। पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाला एक विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया था, जिसके द्वारा क्या कहते था, जो इंडो चाइना वाले क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, ताकि क्या हो, इस क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो खनिज संपन्न हो, चाहे कृषिगत उत्पादन हो, उसको विश्व बाजार तक या अपने मातृ देश यानी फ्रांस तक पहुँचाया जाए, यानी जो समुद्री तटों तक लाया जाए, वहाँ जहाज़ों के माध्यम से अपने देश तक पहुँचाया जाए, अपने देश के जो औद्योगिक उत्पादन है उनको वहाँ से ला करके इनके आंतरिक भागों तक पहुँचाया जाए। तो उसके लिए एक रेल नेटवर्क बनाया गया था, क्योंकि रेल परिवहन उस समय सस्ता माध्यम था, जिसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी भाग चीन से क्या हो गए, जुड़ गए। ये रेल नेटवर्क चीन स्थित येनान प्रांत तक जाता था, इस तरीके से आपस में जुड़ गए। ये नेटवर्क 1910 में बन करके पूरा हुआ था। उसी समय एक और रेलवे लाइन बिछाई गई, जिसके जरिए कंबोडिया की राजधानी थी
नोम पेन के रास्ते हुए वियतनाम को श्याम देश, श्याम किसको कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। तो ये हमने कक्षा 9 वाला जो पार्ट था पुराने जो अपने राजस्थान बोर्ड के उसमें हमने देखा था। तो ये इससे जोड़ दिया गया, यानी जो साथ साथ में जो इंडो चाइना वाले क्षेत्र को थाईलैंड वगैरह इस आस पड़ोस का जो क्षेत्र है उससे भी क्या कर लिया गया था, दक्षिण पूर्व एशिया के चीन वगैरह से जोड़ दिया गया था। 1920 के दशक तक आते आते फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार से ज़्यादा मुनाफा यानी लाभ कमाने के लिए वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे कि संरचनात्मक परियोजनाओं को और तेज़ी से बढ़ाई जाए, यानी जो इन बड़ी बड़ी सड़क की परियोजना बनाई जाए, रेलवे का विस्तार किया जाए और बिजली घर आदि बनाए जाएं, ताकि उनका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उनका लाभ भी क्या हो जाए। जैसे व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा तो मुनाफा यानी लाभ में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इसी कारण यहाँ पर क्या हो गया था, जो सरकार थी वियतनाम की उसने क्या किया था, इस संरचनात्मक परियोजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया। यहाँ वियतनाम सरकार का मतलब है जो फ्रांस के लोग जो यहाँ वियतनाम में सरकार चलाते उससे, मतलब जैसे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार चलाती थी। हालांकि बाद में जब क्रांति हुई थी उसके बाद अलग से जो गवर्नर जनरल भारत का होता था वायसराय, उसको भारत सरकार के नाम से जाना जाता, तो वैसे ही यहाँ पर सरकार थी जिसको वियतनाम सरकार। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है चीन के साथ से आज़ादी, उसमें क्या है, इसका तीसरा सब पॉइंट है वो क्या कहते हैं, क्या उपनिवेशों का विकास जरूरी। जैसे हमने देखा था क्या यह संरचनात्मक परियोजनाएं, सड़कें बनाना, रेलवे बनाना, बिजली घर स्थापना, ये तो यार विकास की परियोजना आधुनिक समय में भी ये अपेक्षित है। तो क्या ये विकास करने के लिए आए थे, जरूर, तो उस चीज़ को स्टेप पर, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है ये केवल विकास इस राष्ट्र का करने नहीं आए थे। हमने इस कोटेशन को आपने अभी देखा तो अच्छी तरीके से समझ में आया, ये लोग अपना मुनाफा चाहते थे, अपना कारोबार बढ़ाना चाहते थे, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, और इसके लिए जो भी जरूरी था, जैसे अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइनें क्यों बनाई, कहीं पुल वगैरह क्यों बनाए, ताकि वो भारत के अंदरूनी भागों में क्या जो अपने जो इंग्लैंड में बना माल पहुंचा सके, और भारत का जो प्राकृतिक संसाधन उनको कहाँ अपने देश तक यानी कच्चा माल वो पहुंचा सके, और भारत के अंदर होने वाले विरोध आदि पर क्या कर सके, अपने सेना को एक इलाके से दूसरे इलाके भेज सके, उसका नियंत्रण रख सके। इस बारे में कोई संदेह नहीं है, क्या नहीं है, संदेह नहीं है कि स्वामी राष्ट्र यानी जो औपनिवेशिक राष्ट्र होते थे उसे स्वामी राष्ट्र कहते थे, जिन्होंने देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हितों को पूरा करने के लिए ही उपनिवेश बनाए जाते थे, वो विकास करने के लिए नहीं आते थे, उन देशों का हित करने के लिए, अपना हित करने के लिए आते थे, अपने फायदे के लिए आते थे, अपने मुनाफे के लिए आते। सवाल ये है कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को साधने की क्या तरीका हो, यानी जो अपने हित हो उनका जो स्वामी राष्ट्र है उसका अपना हित कैसे पूरा हो सकते, उनके तरीके क्या हो सकते हैं, किस तरीके से उन जिस काम के लिए जिस उद्देश्य के लिए वो आए उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। प्रभावशाली लेखक और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड ने जैसे कुछ लोगों का मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। वो लोग जानते थे कि ऐसे लोग कुछ मानना था, यानी यहाँ भी अलग अलग विचारधारा थे। वो कहते अगर आपको अपना व्यापार वगैरह बढ़ाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, उपनिवेशों की जो अर्थव्यवस्था उसका विकास, क्योंकि अगर उस अर्थव्यवस्था से अधिक व्यापार होगा यानी लेन देन होगा, आदान प्रदान होगा, तभी तो क्या होगा, औपनिवेशिक राष्ट्र को फायदा होगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगी, तभी तो वो क्या करेंगे, स्वामी राष्ट्र से क्या करेंगे, विभिन्न वस्तुओं को खरीदेंगे, और वहाँ उत्पन्न जो वस्तु उनका अधिक से अधिक क्या किया जा सके, निर्यात करके उससे भी क्या किया जा सकता, मुनाफा कमाया जा सकता है। उनका कहना था कि उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए होते यानी लाभ कमाने के लिए होते। बिल्कुल ये तो बात सही, कोई भी राष्ट्र तभी तो अधिकार करता था, इसलिए तो यूरोपीय शक्ति थी। आज भी हम देखते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य क्यों करता है, अपना लाभ कमाने के लिए करता है। तो वैसे इनकी ये थ्योरी थी। इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, तो वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। क्यों अब यह कम चीज़ें क्यों, क्योंकि फ्रांस अधिकतर विलासिता की जो उच्च स्तर की जो वस्तुएं थी उन्हीं का ही तो उत्पादन करता था। तो इसी कारण उनका मानना था कि लोग तभी खरीदेंगे जब पैसा होगा, तो तभी। लोगों को तो पहले क्या, रोटी कपड़ा मकान, ये तो थी। अब मकान और कपड़े की तो बात अलग, पहले तो अपना पेट भरना था। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप उनको ऐसा विकास कीजिए ताकि लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, तो वो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और जिससे बाजार बढ़ेगा, और बाजार बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेंगे तो फ्रांसीसी व्यवसायों को क्या होगा, फ़ायदा। यानी अधिकतर जो फ्रांसीसी जो बाजार होगा तभी तो फ्रांसीसी जो व्यापार को, जैसे चीन वर्तमान में हम देखते हैं, चीन ने किस तरीके से विश्व को कोरोना के समय में झोंककर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लग गया है, और सारे विश्व को अपने चाइनीज जो उत्पाद है उनसे भर दिया है।
बर्नार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली कई बातें भी गिनाई, जिससे आर्थिक प्रगति यानी आर्थिक जो विकास है उसमें क्या रुकावट डालती है। जैसे देश की आबादी ज़्यादा थी, वो तो क्या देश की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो इसी कारण अधिकतर तो जो इसके जो संसाधन है वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में ख़त्म हो जाते। खेती के उत्पादन का स्तर कम था, तो उसके खेती के उत्पादन का जो अच्छा उच्च स्तर होना चाहिए उसमें तकनीकी का भी क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। किसान भारी कर्ज मतलब जो ऋण होता उसमें दबे हुए हैं, उधार होता जो उधार में डूबे हुए हैं, तो इस कारण वो खेती पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ग्रामीण गरीबी कम करना, वो ग्रामीण गरीबी ज़्यादा थी उसको कम करना चाहिए, और खेतीहर जो उत्पादन बढ़े, जो यानी खेतीहर मतलब खेती से जो होने वाला उत्पादन है उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए। इससे उच्च स्तर की तकनीकी वगैरह है आदि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और वियतनाम में भी उसी तरीके के भूमि सुधार किए जाएँ जिस तरीके के सुधार जापान में 1890 के दशक में किए गए थे, क्योंकि जापान में इस तरीके के कृषि के क्षेत्र में जो सुधार किए गए थे, उन सुधारों के बाद में जो खेती और जो उत्पादन है उसमें जापान में बड़े पैमाने पर क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है, किसी भी चीज़ में हम तकनीकी वगैरह प्रयोग करते हैं तो उससे देखो मुनाफा भी होता है, यानी अच्छी चीज़ें भी, यानी उसका पॉजिटिव पॉइंट भी बनता और नेगेटिव पॉइंट भी बनता, तो उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि सबको रोज़गार मिल पाएगा, क्योंकि ऐसी तकनीकी वगैरह प्रयोग से कई सारे लोगों का रोज़गार उनके हाथ से जा सकता है। जैसे खेती के क्षेत्र में फसल कटाई के वगैरह के लिए मशीनें वगैरह अधिकतर तकनीकी काम प्रयोग करेंगे, तो खेती पर लगने वाला जो श्रम है वो श्रम उससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ऐसे लोग काम से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। और ऐसा ही अनुभव जापान के जो अनुभव से भी स्पष्ट हुआ, वहाँ भी ऐसे हुआ, काफ़ी सारे जो लोग हैं जो कृषि के अंदर नई नई तकनीकी अपनाने के कारण उससे क्या हो गए, रोज़गार से वंचित हो गए, यानी वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी। नए रोज़गार पैदा करने के लिए क्या करना, तो इनका ये जो बर्नार्ड कहते हैं, तो इसके लिए क्या करना था, खेती के साथ साथ सुधार में अर्थव्यवस्था का भी औद्योगिकरण करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, फ्रांस को यहाँ पे वियतनाम का भी औद्योगिकरण करना चाहिए, जिससे क्या हो, नए रोजगार पैदा हो। वियतनाम की औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के बागानों पर थी, जो मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ, और इसी चावल का ज़्यादातर ये निर्यात करते। इन पर फ्रांस और वियतनाम के मुट्ठी भर धनी तबकों का ही प्रतिनिधित्व था, है ना। अधिकतर तो जो फ्रांस के जो धनी लोग थे वो उनका यहाँ आधिपत्य था, और कुछ वो अपने समर्थक यहाँ वियतनाम के लोग लगाते थे जो अभिजात वर्ग के थे, तो उन लोगों का ही स्वामित्व मतलब उनका अधिकार था इन पर। इन क्षेत्र की ज़रूरतों को यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल और बंदरगाह की सुविधाएं विकसित की जाती थी, ताकि यहाँ से चावल और जो रबड़ है उसका क्या किया जा सके, निर्यात किया जाए। रबड़ के बागान यानी जो इसके बगीचे होते थे, एक ही क्षेत्र में जब एक प्रकार विशेष एक बड़े क्षेत्र में एक ही किस्म के जब पौधों का उत्पादन किया था उन्हें बागान कहते। तो वैसे रबड़ के बागान वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम करवाया जाता था। अब देखो, एक तरफा अनुबंध का मतलब ये होता है कि केवल और केवल जो शर्त करता व्यक्ति स्वामी उसी की बात सुनी जाएगी, जो मजदूर होगा उसकी कोई भी राय इसमें शामिल नहीं की जाएगी। जैसा बर्नार्ड राय ने कहा था, बर्नार्ड राय के विपरीत फ्रांसीसी ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किए, तो उससे पे और ग्रामीण जो इलाकों में जमींदारों का ही बोलबाला था और जीवन स्तर गिरता जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, हालांकि ये कह रहा था, बर्नार्ड कह रहा था कि यहाँ पर औद्योगिकरण होना चाहिए ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए, तो इसी कारण क्या हो जाएगा, जो यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, तो वो अधिकतर वस्तुओं की खरीदी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक तरफा अनुबंध समझ, मैंने बता दिया आपको, फिर भी यहाँ साइड में आया हुआ था, इस शब्द को हम देख लेते हैं। वियतनाम के बागानों में इस तरह की मजदूरी व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी। इस व्यवस्था में मजदूर ऐसे अनुबंध के तहत काम करते जिनसे मजदूरों का कोई अधिकार नहीं है, मतलब जो भी अधिकार होता था वो मालिक होता था, मालिक कुछ भी कह सकता था, लेकिन स्वामी उसके बारे में कुछ भी, यानी वो स्वामी को मजदूर कुछ भी नहीं कह सकता, मजदूर के कुछ अधिकार नहीं थे, वो कुछ डिमांड नहीं कर सकता था, वो कुछ रोक टोक नहीं कर, सिर्फ उसको तो अपने मालिक जो आदेश देता था उसका पालन करना था। जबकि मालिकों को बेहिसाब अधिकार मिलते थे, यानी मालिकों को बहुत सारे अधिकार, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं। अगर मजदूरों को अनुबंध की शर्तों का, अनुबंध जो दोनों के बीच में जो क्या होता था,
जो एक करार होता था उसकी शर्तों के हिसाब से अपना काम पूरा नहीं कर पाए तो मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर सकते थे, उन्हें सज़ा यानी दंड देते थे, उन्हें जेलों में भी डाल सकते थे। लेकिन मालिक अगर उनके साथ अमानवीय बर्ताव करते थे, उनको ढंग से खाना भी नहीं देते थे, तो इसके खिलाफ वो उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इस तरीके की ये अनुबंध व्यवस्था थी। यहाँ आप फोटो में ये देख सकते हो, ये जो वियतनाम एक फ्रांसीसी हथियार सौदागर जो 19वीं सदी के अंत में, ऐसे बहुत सारे लोग वियतनाम में घूमते रहते। ये सौदागर उन लोगों में जिन्होंने फ्रांसीसी को वियतनाम में अपने अड्डे खोलने के लिए क्या किया था, तैयार, और किस लिए कि वो अधिक से अधिक क्या उठा सके, लाभ उठा सके। लेकिन ये सारी धारणा बना डराए की थी। लेकिन फ्रांसीसियों ने इस तरफ यानी वियतनाम की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इसमें सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किए। उन्होंने अधिक से अधिक इसका दोहन करने का ही कार्य किया था। और ग्रामीण इलाकों में इन जमींदारों का ही क्या था, बोलबाला था। और उन जमींदारों के साथ ऐसे जो ये फ्रांसीसी अभी फोटो में देखिए, ये हथियार सौदागर मिलकर के इनको अपना जो व्यापार किया करते थे, मुनाफा कमाया करते थे। और लोगों का जो जीवन स्तर है इसी कारण जमींदारों के अधिकार के कारण ही गिरता जा रहा था। तो आज के पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।